तो साथियों, आज हम लोग परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एक झूठा उपदेशक और फर्जी नेता। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर मैं राजेश त्यागी आपके साथ हूँ और मोहनदास करमचंद गांधी पर चर्चा करते हुए हम लियोन ट्रॉट्स्की के इन शब्दों को आज के विषय के रूप में एक बार फिर दोहरा रहे हैं। रूसी क्रांति के महानतम नेताओं में से एक और लेनिन के सहयोगी, लेनिन के साथ अक्टूबर क्रांति के सहनेता लियोन ट्रॉट्स्की ने गांधी का मूल्यांकन करते हुए ये शब्द कहे थे जिन्हें हमने आज का विषय बनाया है। लियोन ट्रॉट्स्की ने गांधी के विषय में लिखा था, एक झूठा उपदेशक और एक फर्जी नेता। तो गांधी के चरित्र को, गांधी की राजनीति को, गांधी के अंतरी को, गांधीवाद के अंतरी को समझने के लिए, उसकी राजनीतिक भूमिका को समझने के लिए हम समझते हैं कि लियोन ट्रॉट्स्की के ये शब्द गांधी के बारे में, एक झूठा उपदेशक और एक फर्जी नेता, उसका सबसे सटीक मूल्यांकन है। पंजाब में क्रांतिकारी कवि जिनकी आतंकवादियों ने हत्या की थी, खालिस्तानी आतंकवादियों ने हत्या की थी, अवतार सिंह पाश, उन्होंने गांधी के बारे में लिखते हुए कहा था अपनी कविता में, उसका शीर्षक दिया था बनिया गांधी। यहाँ वे जाति को संबोधित नहीं कर रहे थे, बल्कि बनिया से उनका तात्पर्य था सौदेबाज गांधी। ऐसा गांधी जो आज़ादी का सौदा कर रहा था, बार बार ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के साथ उन्हें रियायतें देकर, उनके साथ बार बार उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को बार बार पीछे की तरफ खींचकर, बार बार उन्हें तरह तरह से रियायतें देकर उनके साथ आज़ादी का सौदा कर रहा था। तो उसको देखकर, उसका मूल्यांकन करते हुए पाश ने गांधी को बनिया गांधी कहा था। लियोन ट्रॉट्स्की ने उसका और भी सटीक मूल्यांकन प्रस्तुत किया था जिससे पाश परिचित था। लियोन ट्रॉट्स्की ने गांधी को एक झूठा उपदेशक और एक फर्जी नेता बताया था। दरअसल गांधी के चरित्र में उसका ये जो अंतर्विरोधी चरित्र है, उसकी राजनीति का ये जो अंतर्विरोधी अंतर्य है उसकी राजनीति का, इसे विस्तार से तो ना पाश ने ना ट्रॉट्स्की ने चित्रित किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप पर रहने वाले हम तमाम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और गांधी ने खुद अपनी आत्मकथा में अपने इस जीवन के बारे में चर्चा की है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा की है, जिसमें उसके प्रसिद्ध यौन प्रयोगों से लेकर, जो बहुत ही अपने आप में शर्मनाक हैं, उनसे लेकर कदम कदम पर उसकी कायरता के किस्से, वे तो उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं। 78 साल की उम्र में गांधी का निधन हुआ और गांधी का पूरा जीवन इस किस्म के किस्सों से, इस किस्म के कथानकों से भरा पड़ा है, जिनकी तस्दीक खुद गांधी ने अपनी आत्मकथा में की। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी की आत्मकथा है जिसके अंदर उसने इनका खुद चित्रांकन किया। और ये चित्रांकन गांधी ने एक झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए, एक
अपने खुद के महिमा मंडन के लिए कि देखिए मैं कितना सच बोल रहा हूँ, इसके लिए गांधी ने इसका चित्रण किया। ये सब तो उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जिन्हें हम चलते चलते गांधी पर बात करते हुए उसके शुरू में हम उन्हें याद कर सकते हैं। लेकिन जब हम गांधी के राजनीतिक जीवन पर जाते हैं, जब हम उसके राजनीतिक जीवन को देखते हैं गांधी के, तो ये कंट्रडिक्शन, ये अंतर्विरोध हमें और भी बड़े पैमाने पर उसके राजनीतिक जीवन में मिलते हैं। गांधी, सबसे पहली बात जो हमें यहाँ करनी चाहिए गांधी के राजनीतिक जीवन पर बात शुरू करते हुए, वो ये बात करनी चाहिए कि गांधी किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हम जिस पर चर्चा करेंगे, जो अंतर्विरोध जो गांधी के जीवन में था, जो गांधी के चरित्र में था, जो गांधी की राजनीति में था, ये कॉन्ट्रडिक्शन दरअसल उस वर्ग का कॉन्ट्रडिक्शन था, उस क्लास का अंतर्विरोधी चरित्र था जो गांधी के रूप में, गांधी के व्यक्तिगत जीवन में, उसके राजनीतिक जीवन में, उसके सार्वजनिक जीवन में अभिव्यक्त हो रहा था, परिलक्षित हो रहा था। ये अंतर्विरोधी चरित्र क्या था? ये अंतर्विरोधी चरित्र था दरअसल गांधी भारत के पूंजीपतियों का, भारत के पूंजीपति वर्ग का, एक ऐसे पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जो रियायतें लेने के लिए, अपने शासन का, अपने प्रशासनिक अधिकारों का, ठीक से कहा जाए तो उनका विस्तार करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ संघर्ष करता था, लड़ता था। और इस संघर्ष को भी हम देखेंगे कि तिलक के दौर से गांधी के दौर तक आते आते ये बिल्कुल संघर्ष भी तिरोहित होने लगता है भारतीय पूंजीपति वर्ग। तो भारतीय पूंजीपति वर्ग उपनिवेशवादियों से, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से संघर्ष करता था उनसे रियायतें लेने के लिए, लेकिन साथ ही जितना वो उनसे संघर्ष करता था, उनसे लड़ना चाहता था, उससे ज़्यादा वह भारतीय उपमहाद्वीप के मजदूरों से, मेहनतकशों से, किसानों से, उनकी ताकत से, उनके दखल से, उनके हस्तक्षेप से राजनीति में डरता था। तो भारतीय पूंजीपति वर्ग का जिसका प्रतिनिधित्व गांधी करता था, और गांधी के साथ साथ आप जानते हैं कि नेहरू, पटेल, अंबेडकर और ये तमाम नेता जो गांधी को फॉलो करते थे, जो गांधी के समर्थक थे, और गांधी की तरह ही वे भी भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि थे। तो गांधी भारत के पूंजीपतियों के इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जिस वर्ग का दोहरा और अंतर्विरोधी चरित्र था। बुनियादी राजनीति इस वर्ग की अंतर्विरोधी थी, दोगली और दोहरी थी। उसका एक मुंह ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की तरफ रहता था और दूसरा मुंह भारत के मजदूरों, किसानों, मेहनतकश जनता की तरफ रहता था। ये पूंजीपति वर्ग अपने अधिकारों को विस्तार देने के लिए, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को विस्तार देने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष चाहता था, करता था, लेकिन बार बार इस संघर्ष में अपने पैर पीछे घसीटता था और वो इस संघर्ष की लपटों को तेज होने देने के पक्ष में नहीं था। उससे वो डरता था कि किसी भी तरह जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष है, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष है, इसकी जो ज्वालाएं हैं, इसकी जो लपटें हैं, वे काबू से बाहर ना हो जाए। तो इस संघर्ष को, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को भारतीय पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण में बनाए रखने के लिए गांधी बार बार इस संघर्ष की उठती हुई लपटों पर पानी डालता था। आप सब जानते हैं कि किस तरह से गांधी संघर्षों को आगे बढ़ाता था और जो ही वह संघर्ष जोर पकड़ने लगता था वो एकदम से उसे जो है विड्रॉ कर लेता था। ये चाहे नमक बनाने का कानून हो, उसे तोड़ने की बात हो, नमक कानून को तोड़ने की बात हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जितने भी और 4 मुख्य आंदोलन जो गांधी के नाम के साथ जुड़े हैं, असहयोग आंदोलन, उन तमाम आंदोलनों में गांधी की जो राजनीति है और उसका जो तौर तरीका है, जिसे पैसिव रेजिस्टेंस का
परोक्ष प्रतिरोध का तरीका कहा जाता है और गांधीवादी उसका बड़ा प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि इस अहिंसक प्रतिरोध से जो है आज़ादी मिली है। हम इस पर बात करेंगे अभी। तो गांधी का ये जो अहिंसक प्रतिरोध का तरीका है, ये अपने आप में वास्तव में भारतीय पूंजीपति वर्ग की राजनीति से उद्भूत होता है, उसकी राजनीति से, उसकी दोमुही और दोगली राजनीति से पैदा होता है। भारतीय पूंजीपति वर्ग ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरह, किसी भी रूप में ये संघर्ष जो है, जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष है, ये इतना तीखा हो जाए कि ये काबू से बाहर हो जाए और भारतीय पूंजीपति वर्ग के काबू में ना रहे। 1947 में जिस तरह का एक समझौता, एक प्रतिक्रियावादी समझौता ब्रिटिश और भारतीय पूंजीपतियों के बीच में हुआ, दरअसल इस समझौते की जो झलक है और इसकी जो बुनियाद है, ये आप गांधी के आंदोलनों में देख सकते हैं। ये समझौता जो 1947 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में क्रांति का दमन करते हुए, भारतीय उपमहाद्वीप पर क्रांति का दमन करते हुए सत्ता को भारतीय पूंजीपति वर्ग के हाथ में दे दिया और भारत का सांप्रदायिक विभाजन कर दिया। दरअसल ये विभाजन और इस किस्म का जो समझौता है जिसने इस विभाजन को जन्म दिया, इसकी आधारशिला आपको गांधी के आंदोलनों में मिलेगी। गांधी के ये तमाम दो मुहे आंदोलन, इनका हर बार अंत इसी तरह के समझौते में होता था, भारतीय पूंजीपति वर्ग और ब्रिटिश शासकों के बीच में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के बीच में। अगर किसी तरह का समझौता ना भी होता था तो गांधी जो है वो पैर घसीटते हुए पीछे हो जाता था। चौरा चौरी की जो घटना है वो आप जानते हैं कि किस तरह से चौरा चौरी क्षेत्र में जब किसानों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और क्रांति अपने उच्च बिंदु की तरफ बढ़ने लगी, जनता औपनिवेशिक हिंसा का जवाब देने के लिए मेहनतकश जनता उठ खड़ी हुई और ये हमला खोला किसानों ने ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ। तो गांधी ने तुरंत ही अपना आंदोलन जो है वो विड्रॉ कर लिया, वापस खींच। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं गांधी के इस अहिंसक प्रतिरोध पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो गांधी का अहिंसक प्रतिरोध है, ये जो उसके जो अहिंसा है जिसके साथ गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, ये अहिंसा दरअसल कोई कार्यनीति नहीं थी, बल्कि ये भारत के पूंजीपति वर्ग की एक राजनीति थी, जिसमें भारत का पूंजीपति वर्ग एक ऐसी अवस्थिति बनाए हुए था जिसमें वो ब्रिटिश शासकों को तो यहाँ से अलविदा कहना चाहता था, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें लेना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि इनकलाब जो है, जो क्रांति है, वो काबू से बाहर ना हो जाए, नियंत्रण से बाहर ना हो जाए और मजदूर किसान जो हैं वो इस सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए लालायित ना हो उठें और ऐसा ना हो कि ये राज सत्ता जो है ये मजदूरों के हाथ में चले। आप जानते हैं कि बम्बई के सूती कपड़ा मिल मजदूरों की जो हड़ताल हुई और बड़ी शानदार हड़ताल हुई, तो 1929 में ही गांधी ने ये कहा, गांधी ने अपने अखबार में लिखा। इस हड़ताल ने, आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ तोड़कर रख दी थी और पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन की एक तरह से धुरी बनने लगी थी और मजदूर वर्ग की ये शानदार कार्रवाई, पहली कार्रवाई बम्बई के अंदर, बड़ी कार्रवाई, ये साम्राज्यवाद के लिए एक चुनौती बनकर उभरी थी। उस हड़ताल का जिक्र करते हुए अपने अखबार में गांधी ने लिखा कि सर्वहारा का राजनीतिक इस्तेमाल खतरनाक है और इसके बाद कभी भी अब जीवन भर गांधी ने मजदूरों से, सर्वहारा से आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील नहीं की। गांधी ने हमेशा, इसके बाद गांधी डर गया और गांधी ने हमेशा मजदूरों को हाशिए पर बनाए रखा
उन्हें साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील नहीं की। तो गांधी का ये जो अहिंसा का सिद्धांत है, जिसकी गांधीवादी इतना ढोल पीटते हैं, उसकी ढफली बजाते हैं, अहिंसा का ये सिद्धांत दरअसल गांधी के दिमाग से उपजी हुई कोई कार्यनीति नहीं था, बल्कि ये भारतीय पूंजीपति वर्ग के चरित्र से उपजी हुई रणनीति था। ये भारतीय पूंजीपति वर्ग की रणनीति थी, जिसके चलते वो एक तरफ उपनिवेशवादियों से रियायतें चाहता था और दूसरी तरफ वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इस संघर्ष में, रियायतों के इस संघर्ष में, कहीं मजदूर और किसान, जिन्हें वो हथियार बनाता रहा था इस संघर्ष में, जिनका डर दिखाकर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से भारतीय पूंजीपति वर्ग रियायतें छीनना चाहता था, जिनका इस्तेमाल करके वह अपने उद्देश्य, अपना ध्येय साधना चाहता था कि किसी तरह से ये जो सरवारा है, ये अपने वर्ग उद्देश्यों के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए संघर्ष न करना शुरू कर दे। तो ये डर जो है, ये गांधी को सपने में भी सताता रहता था। और गांधी के इसी चरित्र को एक्सप्रेशन देते हुए, उसे अभिव्यक्ति देते हुए अवतार सिंह पाश ने लिखा बनिया गांधी। और लियोन ट्रॉट्स्की ने कहा एक झूठा उपदेशक और एक फर्जी नेता। तो गांधी का ये जो दोगला चरित्र है, जब हम देखते हैं कि उसके राजनीतिक जीवन पर जब हम बात करना शुरू करते हैं, और ये राजनीतिक जीवन गांधी का शुरू होता है अफ्रीका प्रवास के दौरान। अफ्रीका प्रवास में जहाँ गांधी 1914-15 में गांधी जो है भारत आता है, और उससे पहले अफ्रीकी प्रवास में रहता है। वो लंबे समय भारत में एक वकील के तौर पर इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करने के बाद, जिसमें गांधी का कोई योगदान नहीं था। उस समय जो भी इंग्लैंड में बैरिस्ट्री के लिए फ़ीस दे सकता था, जो एक बड़ी मोटी फीस थी, वह आने का खर्च और वो सब उठा सकता था, तो वो इंग्लैंड से वकालत पढ़ सकता था। इस वकालत को पढ़ने के लिए किसी बड़ी काबिलियत की ज़रूरत नहीं थी। बार लॉ की जो डिग्री है, वो कोई भी जिसके पास पैसा था और जो इंग्लैंड में खर्च उठा सकता था, वो हासिल कर सकता था। तो वो तो हासिल कर ली गांधी ने। लेकिन गांधी जब लौट करके भारत आया, तो भारत आने के बाद उसने यहाँ वकालत शुरू की, और 1891 में गांधी ने यहाँ वकालत शुरू की, और 1893 तक वो हाथ पैर मारता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन पूरी तरह सफल रहा। भारत में गांधी को एक वकील के तौर पर कोई भी असफलता नहीं मिली, बल्कि कहा जाता है कि गांधी पहली बार जब बहस करने खड़ा हुआ अदालत में, तो वो बेहोश हो गया। गांधी ने बहुत कोशिश की एक वकील बनने की, वकालत करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। 2 वर्ष के बाद अफ्रीका में एक व्यापारी के लिए वकालत करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गया, और दक्षिण अफ्रीका में वो लंबे समय रहा, लगभग 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहा। और उसके बाद 1915 में 45 वर्ष की उम्र में गांधी भारत वापस आ गया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रवास के दौरान गांधी का ये जो प्रवास है दक्षिण अफ्रीका में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गांधी का जो निर्माण है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो महात्मा की उपाधि है, ये वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उसे दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही दे दी थी। डरबन में गांधी के प्रवास के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने, जिनका दक्षिण अफ्रीका पर भी साम्राज्य था, उस पर भी शासन कर रहे थे, वो उनकी कॉलोनी था, उनका उपनिवेश था, वहाँ उन्होंने 2म दर्जे की नागरिकता जो है
वो तमाम एशियाइयों के लिए, काले लोगों के साथ साथ, अफ्रीकी काले लोगों के साथ साथ एशियाइयों के लिए दोयम दर्जे की नागरिकता जो है वो रखी, और उन्हें जो है उसके लिए अलग से कार्ड दिए उस नागरिकता के लिए, जिसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के अंदर विरोध शुरू हुआ। जो इंडियन कम्युनिटी थी, भारतीय नागरिक थे, उन्होंने विरोध शुरू किया। और जिस कॉलोनी में गांधी रहता था उसमें ज़्यादातर अफ़गान लोग थे, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस नीति की आलोचना की, विरोध किया, इसके खिलाफ संघर्ष किया। तो वहाँ आग जलाकर ये जो नागरिकता कार्ड थे इनकी होली जला रहे थे। जो एशियाई लोग हैं वो इन कार्ड को जो है, नागरिकता कार्ड को आग के अंदर फेंक रहा था, और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ रही थी और पिटाई कर रही थी। पुलिस आतंक फैलाने के लिए जो भी कार्ड जला रहा था उसकी पिटाई कर रही थी। तो ये आंदोलन चल रहा था, जिसके अंदर जब गांधी का नंबर आया कार्ड जलाने के लिए, तो गांधी ने अपना कार्ड जलाने से मना कर दिया और वापस उसे जेब में रख लिया। बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए, इसका जवाब देते हुए गांधी ने कहा कि मैंने इसलिए कार्ड नहीं डाला कि मैं चाहता था कि किसी तरह की हिंसा ना हो। तो गांधी की जो कायरता वहाँ सामने आई, उस कायरता के ब्रिटिश उपनिवेशवादी बड़े प्रशंसक बने, और वहाँ का जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था डरबन का, स्कॉट उसका नाम था, उसने यहाँ गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखी। उसने कहा, जब गांधी यहाँ लौटकर आ रहा था 1915 में, तो उसने कहा कि गांधी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़े काम का आदमी साबित होगा। उसने अपनी चिट्ठी में लिखा गवर्नर जनरल को, जिसका जिक्र हंसराज रैबर ने अपनी किताब गांधी बेनकाब में किया है। तो पुलिस चीफ ने लिखा, डरबन के पुलिस चीफ ने, कि गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़े काम का आदमी साबित होगा। और इस पुलिस चीफ की जो भविष्यवाणी थी ये अक्षरशः सही साबित हुई। गांधी ने भारत लौटकर इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार किया, और ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो ये सुनिश्चित कर देता था, बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित कर देता था कि जन प्रतिरोध, मेहनत का जनता का प्रतिरोध ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक स्तर से आगे ना बढ़ने पाए, वो एक स्तर पर जाकर रुक जाए, एक ऐसे सुरक्षित स्तर पर जाकर रुक जाए जिससे साम्राज्यवाद का ये प्रेशर कुकर उससे आगे ना फटे। वहाँ उसकी हर बार गांधी हवा निकाल देता था। जो ही ये प्रेशर बनने लगता था, जो ही ये दबाव बनने लगता था, गांधी उसकी हवा निकाल देता था। या तो किसी तरह का इसका अंत जो है, गांधी के आंदोलनों का अंत, या तो किसी तरह के समझौतों में होता था, या फिर पूरी तरह से वो अपने पैर घसीटते हुए वापस हो जाता था। गांधी ये सुनिश्चित कर रहा था बहुत शुरू से ही, जिस तरह से उसने दक्षिण अफ्रीका के अंदर अपना रंग दिखाया था। गांधी ये सुनिश्चित कर रहा था कि ये जो जन प्रतिरोध है, मेहनत का जनता का जो प्रतिरोध है, ये किसी भी तरह से ऐसे प्रपोर्शन ना ले, ऐसे स्तर पर ना चला जाए जहां ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ साथ ये आम तौर से पूंजीवाद के खिलाफ एक खतरा बनकर पैदा हो जाए। तो इस गांधी के इस चरित्र का पूरी तरह से जो साम्य है वो भारतीय पूंजीपति वर्ग के चरित्र के साथ था। और गांधी की ये जो रणनीति है, ये जो अहिंसात्मक प्रतिरोध का गांधी का सिद्धांत है, जिसका महिमा मंडन करते हैं गांधीवादी। और अब तो आप देखते हैं कि फांसीवादी नेता अभी मोहन भागवत ने बड़ा महिमा मंडन किया था गांधी का, नरेंद्र मोदी ने बड़ा महिमा मंडन किया था। तो धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना भारत के इन शासक वर्गों में आ रही है, फांसीवादियों के अंदर भी आ रही है, कि किस तरह से गांधी जो है वो भारत में पूंजीवाद का बहुत ही सटीक और उसका बहुत ही स्वामी भक्त
प्रतिनिधि था। इस सब के बीच में जब हम गांधी का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, गांधी के प्रवास की बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो अपने इस चरित्र के साथ साथ जिसमें गांधी ये दो मुंहा दोगला चरित्र लेकर सामने आता है, जिसमें गांधी इस प्रतिरोध के बीच में अपने शांतिवादी कार्यक्रम को रखते हुए प्रतिरोध की ज्वाला को ठंडा करने की कोशिश करता है। इस सब के साथ साथ हम गांधी का एक और पक्ष वहाँ उजागर होता हुआ पाते हैं, और वो है उसका नस्लवादी चरित्र। गांधी पर हमने पीछे कार्यक्रम किया था जिसमें हमने इसका विस्तार से हवाला दिया था कि किस तरह से गांधी की दो चिट्ठियाँ जो उसने वहाँ ब्रिटिश सरकार को लिखी थी, गवर्नर जनरल को लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में, उसमें गांधी ने कहा था कि भारत के लोग काले लोगों से नस्ल में श्रेष्ठतर हैं और वे श्वेत नस्ल जो है उससे साम्य रखते हैं, और इसलिए भारत के लोगों को काले लोगों के साथ जेलों में बंद ना किया जाए। और इसी तरह की एक चिट्ठी उसने लिखी थी कि भारत के लोगों को इन काले लोगों से उनके अधिकारों से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। गांधी ने कहा कि भारत के लोग जो गेहुआ नस्ल के लोग हैं, जो ब्राउन रेस हैं, उन्हें वे कॉकेशियन रेस के जो है पास हैं, कॉकेशियन नस्ल के पास हैं, और उन्हें काले लोगों से ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए, उन्हें वही विशेषाधिकार मिलने चाहिए जो गोरे लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ काले लोगों के खिलाफ गांधी की जो घृणा है और काले लोगों पर दमन और उनसे असमानता को जो स्वीकृति है गांधी की, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से गांधी के इन चिट्ठियों में, उसके लेखों में, उसके भाषणों में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सामने आती है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी के तमाम कारनामों को, गांधी की राजनीति को, गांधी के वहाँ जितने भी तरह के क्रियाकलाप हैं, उन पर भारत का बूर्जुआ मीडिया, दुनिया का बूर्जुआ मीडिया और तमाम जो गांधीवादी हैं वो उस पर पर्दा डालते हैं। वो हमें ये नहीं बताते कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी लगातार वहाँ काले लोगों के खिलाफ गोरे निज़ाम का साथ देता रहा, और वो काले लोगों के खिलाफ गोरे निज़ाम की इस दमन और घृणा में उसे स्वीकृति देता रहा। तो ये गांधी का चरित्र है। और गांधी, जैसा मैंने आपको बताया कि गांधी अफ्रीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में गांधी अफ्रीका में था, जिसमें दुनिया एक बहुत बड़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी, और जिस दौर से गुजरते हुए दुनिया पहले विश्व युद्ध तक पहुंच रही थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी। तो ये दुनिया में बहुत बड़ी उथल पुथल का और क्रांतिकरण का दौर था, जिसमें मजदूर वर्ग का, मेहनत कशीनता का क्रांतिकरण हो रहा था। इस दौर में गांधी न सिर्फ तमाम तरह के वो अपराध कर रहा था जिन्हें उसने बाद में पाप के तौर पर अपनी किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में लिखा। उसने इन्हें खुद पाप की संज्ञा दी। तो न सिर्फ वो सब कर रहा था, बल्कि वहाँ वो सिर्फ आत्म सेवा में लगा हुआ था, स्वयं सेवा में लगा हुआ था, और इस स्वयं सेवा के साथ साथ वो वहाँ काले लोगों के खिलाफ, उन पर दमन के खिलाफ जो श्वेत राजसत्ता है उसका साथ दे रहा था, उसे स्वीकृति दे रहा था। तो गांधी का ये जो नस्लवादी घिनौना चेहरा है, ये प्रीडोमिनेट करता है, इसका आधिपत्य बना रहता है गांधी के अफ्रीका प्रवास के दौरान, जिसमें मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि किस तरह से डरबन में गांधी ने कायरता दिखाते हुए अपना नागरिकता कार्ड जलाने से मना कर दिया। भारत में लौटने के बाद
गांधी की जो पूरी राजनीतिक यात्रा है उससे आप देख सकते हैं, गांधी ने बार बार अपने बयानों में ये कहा कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं। और गांधी का, उसकी राजनीति का, उसकी सामाजिकता का, उसके तमाम तरह के प्रचार का जो केंद्रक रहा, जो अंतर्य रहा, वो पूरी तरह से धार्मिक रूढ़िवादी और पोंगापंथी रहा। गांधी एक पूरी तरह से पोंगापंथी परिवार में तो पैदा हुआ ही, इसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता था, इसमें उसकी भूमिका नहीं थी, लेकिन उसका जो जीवन रहा, पूरा जो जीवन रहा गांधी का, वो इसी तरह का पोंगापंथी जीवन रहा। और इस पोंगापंथी जीवन के साथ साथ उसकी लंपटता भी लिपटी रही। गांधी ने इस लंपटता के चलते, गांधी ने जिनका जिक्र किया है अपनी किताब में, जो यौन प्रयोग किए उसने, मांस खाना, दारू पीना, वो सब तो उसने कहा ही। जो उसकी अपनी नज़र में लंपटता है वो सब तो उसने कहा ही। और इसके दोनों इसकी साइड हैं, साथ में उसका पोंगापंथ भी है, उसकी रूढ़िवादिता भी है। इस सब के साथ साथ गांधी अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू बताता रहा। और आप जानते हैं कि 1947 में जो ही नेहरू सरकार ने सत्ता संभाली तो गांधी ने गोरक्षा कानून के लिए, गोरक्षा कानून को पास कराने के लिए, गोवध को बैन करने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने जो है पूरी कोशिश की और उस कानून को जो है पास कराया। तो ये गांधी का चरित्र है, जो दोगला चरित्र है, जिसमें जिस चीज़ को वो लंपटता समझता है उस पर उसे अपने जीवन में उस पर प्रयोग भी करता है, उसे गले भी लगाता है, और साथ साथ उस धार्मिक रूढ़िवाद से भी चिपका रहता है, उसकी भी दुहाई देता रहता है। 1947 में भारत के सांप्रदायिक विभाजन, जिसका गांधी निश्चित रूप से शुरू में विरोध कर रहा था, गांधी ये सांप्रदायिक विभाजन नहीं चाहता था, लेकिन ये गांधी का चरित्र था जिसके चलते गांधी ने इस सांप्रदायिक विभाजन के सामने, सांप्रदायिक विभाजन की इस योजना के सामने बहुत जल्दी घुटने टेक दिए। और अपनी मृत्यु से पहले गांधी ने इस सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकृति दे दी। इस सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ शुरू से अंत तक संघर्ष करते हुए ट्रॉट्स्कीवादियों की पार्टी बीएलपीआई ने, बोल्शेविक लेनिनवादी पार्टी, भारत की बोल्शेविक लेनिनवादी पार्टी ने बहुत शानदार ढंग से इस विभाजन का शुरू से अंत तक विरोध किया था। ट्रॉट्स्कीवादियों ने इस विभाजन की खिलाफत की थी, लेकिन गांधी के नेतृत्व में गांधीवादियों ने बहुत जल्दी इस विभाजन के सामने घुटने टेक दिए थे। तो ये गांधी की राजनीति का और उसके चरित्र का हिस्सा था कि वह लगातार जिस चीज को वह सही समझता था उस पर भी टिकता नहीं था, उससे भी वह बहुत जल्दी समझौता कर लेता था। और ये समझौते उसके कार्यनीतिक, टैक्टिकल नहीं थे, बल्कि रणनीतिक थे, स्ट्रेटजिकल थे, स्ट्रेटजिक समझौते थे गांधी के। गांधी के इन समझौतों का परिणाम और इनका खामियाजा मेहनत कश जनता को भुगतना पड़ता था, जो गांधी के प्रचार के चक्कर में, जो गांधी के प्रचार के फर्जीवाड़े में आकर गांधी के आंदोलनों को सफल बनाने के लिए, गांधी के आंदोलनों को कामयाब बनाने के लिए उसका साथ देती थी। गांधी हर बार करता ये था कि आम आदमी को, मेहनत का जनता को मोबिलाइज करता था बड़े पैमाने पर, उन्हें संगठित करता था और फिर उन्हें बिट्रे कर देता था, उन्हें धोखा दे देता था, फिर उस संघर्ष को डुबो देता था। और इस संघर्ष को डुबोते हुए वो जिस अहिंसात्मक प्रतिरोध की दुहाई दिया करता था, ये अहिंसात्मक प्रतिरोध भी एक तरफा था। जब ब्रिटिश हुकूमत लोगों पर जुल्म करती थी, अन्याय करती थी, तो गांधी सिर्फ
औपचारिक रूप से आह भरता था। और जब लोग इस मेहनतकश जनता इस हिंसा का प्रत्युत्तर देने के लिए संगठित होती थी, उसका प्रतिरोध करने के लिए संगठित होती थी, तो गांधी भड़क उठता था, जिस तरह से चौरा चौरी में भड़का था। तब गांधी अपने आंदोलनों को वापस ले लेता था। वो कहता था कि मेरी आत्मा जो है वो विदीर्ण हो गई, मेरी आत्मा फट गई। तब गांधी की आत्मा को चोट पहुंचती थी। तो गांधी का ये जो अहिंसात्मक प्रतिरोध का नारा था, उसकी ये जो अहिंसात्मक प्रतिरोध की राजनीति थी, ये भी एक तरफा थी और ये पूरी तरह से मेहनतकश जनता के हाथ बांधने के लिए, मेहनतकश जनता पर नियंत्रण, उसके आंदोलन पर, उसके प्रतिरोध पर काबू रखने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए गांधी का एक औजार था, एक सैद्धांतिक औजार था, एक राजनीतिक औजार था। इस औजार का इस्तेमाल करते हुए गांधी ये सुनिश्चित करता था कि मेहनतकश जनता एक सीमा रेखा से आगे जाकर साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को, पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के हितों को, उनके राजनीतिक हितों को नुकसान न पहुंचाए, कि ये छोटे मोटे प्रतिरोध संघनित होते हुए, संगठित होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बड़े प्रतिरोध आंदोलन में, एक ऐसे प्रतिरोध आंदोलन में न बदलने लगे जिसका अंत सर्वहारा समाजवादी क्रांति में हो। गांधी इस बात को अच्छी तरह समझता था और जैसा मैंने कहा कि उसने बंबई के सूती कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के बाद कहा भी था कि सर्वहारा का राजनीतिक इस्तेमाल खतरनाक है, तो गांधी इसके लिए कॉन्शियस था, गांधी इसके लिए सचेत था कि सर्वहारा का इस्तेमाल तो किया जाए। देखिए आप, गांधी किस किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है कि सर्वहारा का राजनीतिक इस्तेमाल। तो गांधी सर्वहारा का राजनीतिक इस्तेमाल तो चाहता था, लेकिन उसके खतरों के प्रति वो बहुत सजग था और उनसे डरता था। तो ये कायर और धर्मभीरू गांधी भारत के उतने ही कायर और धर्मभीरू पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता था। और गांधी का ये जो चरित्र है, जो उसकी कायरता और उसकी धर्मभीरुता है, ये यहाँ शांति काल में जो बड़े पैमाने पर यहाँ किसान वर्ग मौजूद था, जो ब्रिटिश शासकों के सामने प्रतिरोध करने के लिए तैयार नहीं था, किसी तरह से उनका सशस्त्र प्रतिरोध करने के लिए तैयार नहीं था, तो गांधी उस किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, उसकी मानसिकता का, उसके मानस का प्रतिनिधित्व करता था और उसके साथ गांधी के मानस का अपना मेल था। लेकिन गांधी किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। सभी साथी इस अंतर को समझ लें। गांधी का मानस किसानों के मानस के साथ पूरी तरह मेल खाता था और वो भी उन किसानों के मानस के साथ मेल खाता था जो शांति काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे, बिखरे हुए थे। लेकिन जहाँ जहाँ किसानों का क्रांतिकरण होता था, गांधी अपना संबंध उन किसानों से तोड़ लेता था। जैसा मैंने बताया आपको कि चौरा चौरी पे किया गांधी ने, और इसे दर्जनों बार गांधी ने रिपीट किया, दर्जनों जगह गांधी ने रिपीट किया। जहाँ भी किसान वर्ग हथियार उठाता था, जहाँ भी किसान हथियार उठाते थे, जहाँ भी वे सक्रिय प्रतिरोध पर उतर आते थे ब्रिटिश साम्राज्य के, गांधी उससे पीछे हट जाता था, गांधी अपना आंदोलन वापस ले लेता था, गांधी उस प्रतिरोध की निंदा करता था। तो गांधी का ये जो अहिंसक प्रतिरोध है, ये वास्तव में गांधी का नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, पूंजीवादी शासकों का, साम्राज्यवादी शासकों का औजार था, जिसका इस्तेमाल वे गांधी के जरिए करते थे। वे अत्याचार करते थे,
शोषण करते थे, लूट करते थे भारत के मेहनतकश जनता की, और फिर गांधी को आगे करके प्रतिरोध पर पानी डाल देते थे, उसकी आग को ठंडा कर देते थे। तो गांधी सबसे पहले इस प्रतिरोध की अगली कतारों में अपनी पोजीशन लेता था, अवस्थिति लेता था, और फिर उससे गद्दारी करता था, बार बार उससे घात करता था। और इस तरह गांधी ये सुनिश्चित करता था कि ये प्रतिरोध जो है ये एक बिंदु से आगे ना बढ़ पाए। इस दबाव के आगे बार बार समर्पण, दबाव बढ़ते ही समर्पण, ये गांधी की नीति थी, जिसे गांधीवादी अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति कहते हैं। दरअसल गांधी शासक वर्गों की हिंसा का विरोध नहीं करता था, उसके साथ उसकी मौन स्वीकृति रहती थी। गांधी जिस हिंसा का विरोध करता था वो दमितों की प्रतिहिंसा थी। गांधी दमितों की इस प्रतिहिंसा के खिलाफ था। तो जहां जहां भी दलित दमित जनता प्रतिरोध करती थी, वहां वहां गांधी उसके खिलाफ उठकर खड़ा होता था। गांधी का जो हिंदुत्व है, जिसके बारे में हमने बात की अभी, गांधी बार बार कहता था कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं, गोरक्षा और गोवध के खिलाफ, गोरक्षा के लिए और गोवध के खिलाफ। हमने बताया किस तरह से गांधी बहुत मुखर और बहुत सक्रिय रहा। और उसका बड़ा प्रमाण ये भी है कि भारत विभाजन के बाद गांधी पाकिस्तान नहीं गया। गांधी हिंदू मेजोरिटी वाले, हिंदू आधिपत्य वाले क्षेत्र में रहा। और जिस दिन गांधी को 30 जनवरी 1948 को जब गांधी को गोली मारी गई, तब भी गांधी आरती में शामिल होने के लिए जा रहा था, पूजा में शामिल होने के लिए जा रहा था बिरला हाउस में। तो ये गांधी का घोर प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी चरित्र था, जिसमें वह पूरी तरह से धार्मिक मूलवाद से चिपका हुआ था। और इस धार्मिक मूलवाद के जरिए वह भारत की सबसे गली सड़ी, पुरानी पड़ चुकी कालातीत परंपराओं और उसकी रूढ़ियों का प्रतिनिधि बना हुआ था। गांधी की राजनीति, गांधी की जीवनचर्या वो इन्हीं गली सड़ी परंपराओं और रूढ़ियों के साथ बंधी हुई थी। गांधी का जीवन इन्हीं सबके चारों तरफ घूमता था। रघुपति राघव राजाराम, ये गांधी की राजनीति का भी मूल मंत्र था। ये गांधी का धार्मिक जीवन ही नहीं था, गांधी की राजनीति का भी ये मूल मंत्र था। तो गांधी की ये प्रतिक्रियावादी राजनीति पूरी तरह से उसके समय में दुनिया में विकसित हो रही समाजवाद की क्रांतिकारी राजनीति के ठीक उलट थी, ठीक उसके विपरीत थी। जो भी कुछ गला सड़ा था गांधी के समय में, उस सब से गांधी चिपका हुआ था, और वो सब गांधी से चिपका हुआ था। और गांधी के जीवन के साथ जो बड़े राजनीतिक प्रश्न उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे गांधी का एक तरह से राजनीतिक जीवन तय होता है, जिनमें से अछूत प्रश्न एक है, दलितों का प्रश्न एक है। तो उन प्रश्नों पर भी, जो उसके बहुत ही बुनियादी प्रश्न हैं, जो गांधी और गांधीवाद के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे गांधी का ही नहीं गांधीवाद का भी निर्माण होता है, उन प्रश्नों पर भी गांधी पूरी तरह से दिवालिया था। गांधी ने कभी भी अछूत प्रश्न पर, दलित प्रश्न पर कोई थीसिस सामने नहीं रखी, उसका कोई निराकरण, कोई कार्यक्रम इस प्रश्न पर सामने नहीं रखा। दलित प्रश्न का कोई भी आर्थिक राजनीतिक विश्लेषण गांधी ने प्रस्तुत नहीं किया। उसने हमें कभी नहीं बताया कि दलित प्रश्न किस तरह से भारत की आर्थिकता से, भारत के उत्पादन साधनों पर एक वर्ग के स्वामित्व से और उसके जातिगत सामाजिक विभाजन के साथ किस तरह मजबूती से बंधा हुआ है, इस पर गांधी ने कभी सोचा तक नहीं। तो गांधी का ये जो दलित प्रेम था, उसका ये जो हरिजन प्रेम था, भगत सिंह ने लिखा है इसके बारे में, अछूत समस्या के बारे में, और उसमें गांधी की कड़ी आलोचना की।
गांधी ने दलितों को, अछूतों को हरिजन नाम भर दे दिया और उसने सोचा कि हरिजन नाम देकर इस औपचारिकता के साथ उसने दलित प्रश्न का जो है उत्तर दे दिया। वास्तव में गांधी दलित प्रश्न की पहली सतह को भी नहीं छू पाया, उसकी सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको भी गांधी टच नहीं कर पाया, उसको नहीं छू पाया। गांधी के पास दलित प्रश्न का कोई कार्यक्रम, उस पर कोई कार्यक्रम, उसका कोई उत्तर गांधी के पास नहीं था। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि गांधी जाति प्रश्न पर दिवालिया होने के साथ साथ महिला प्रश्न पर भी पूरी तरह से दिवालिया था। गांधी के पास महिला प्रश्न पर भी कोई कार्यक्रम नहीं था और इनके साथ साथ गांधी के पास वास्तव में कोई भी समेकित, समुचित और एक रूप आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था। गांधी के पास कोई रूपरेखा नहीं थी एक नए भारत की, एक स्वतंत्र भारत की कोई रूपरेखा गांधी ने कभी प्रस्तुत नहीं की। उसके पास कोई आर्थिक कार्यक्रम मौजूद नहीं था और ये गांधीवाद का सबसे बड़ा दिवालियापन था, उसका खोखलापन था। पूरा गांधीवाद आप देखेंगे तो वो रघुपति राघव राजा राम जैसे वाहियात नारों और आह्वानों पर टिका हुआ है, जिनकी बुनियाद पूरी तरह से खोखली है, जिनकी बुनियाद में किसी तरह का कोई आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम मौजूद नहीं है। और इस अर्थ में, जिस अर्थ में गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहता है, और इस अर्थ में, जिस अर्थ में गांधी अपने वक्त में भी बिरला जैसे पूंजीपतियों के साथ पक्के तौर पर बंधा हुआ है, जहां भी गांधी जाता है वहां बिरला हाउस में ठहरता है और वहीं तक जाता है जहां तक बिरला हाउस में ठहरने की सुविधा उसे मिल सकती है। गांधी का अंत भी बिरला हाउस में होता है। तो भारत के इन शीर्ष भारतीय पूंजीपतियों से, जिनके हितों का वह संरक्षक था, जिनके हितों का वह प्रवक्ता था, उनके साथ गांधी मजबूती के साथ बंधा हुआ था और इसलिए भारत में वह भारतीय पूंजीपतियों का शासन चाहता था। भारत के पूंजीपतियों को वो आजाद भारत के ट्रस्टी बनाना चाहता था। गांधी ने लिखा कि मैं ऐसा भारत चाहता हूं जिसमें पूंजीपति भारत के ट्रस्टी बने, उन्हें ट्रस्टी बनाना चाहता था। ट्रस्टी बनने का मतलब है कि भारत के मालिक, भारत की तमाम संपत्ति के मालिक, नए भारत की तमाम संपत्ति के मालिक पूंजीपतियों को बनाना चाहता था, उनके हाथ में भारत को देना चाहता था, उनके रहमो करम पर भारत को देना चाहता था। तो गांधी का ये जो दृष्टिकोण था, ये जो पर्सपेक्टिव था, जिसमें गांधी एक पूंजीवादी भारत चाहता था, एक ऐसा भारत चाहता था जिसके ट्रस्टी, जिसके मालिक जो हैं पूंजीपति हों। तो गांधी का ये जो विचार है, इसका पूरी तरह से, इसकी समानता, इसका पूरी तरह से साम्य गॉडसे के विचारों के साथ है। ये बड़ी अद्भुत बात है और ये हो सकता है कुछ साथियों को ये हजम ना हो, उन्हें अंतर्विरोधी लगे, लेकिन इसे आप गंभीरता से समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि गांधी और गॉडसे दोनों का जो सपना था एक नए भारत का, वो बिल्कुल एक था। गांधी भी इसी तरह का घोर रूढ़िवादी भगवा भारत चाहता था, गॉडसे भी इसी तरह का भारत चाहता था और ये दोनों एक ऐसा भारत चाहते थे जो पूंजीपतियों के हाथ में, जो भगवा चोला पहने हुए हो और उसकी लगाम पूंजीपतियों के हाथ में। गांधीवादी और तमाम तरह के बुर्जुआ उदारवादी आज गॉडसे और गांधी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। वे मामले को इस तरह प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जैसे गॉडसे और उसके फासिस्ट चेले, मोदीवादी चेले गांधी से अलग हों और उनका सपना गांधी के भारत से अलग हो। तो ये पूरी तरह से झूठ है, ये एक बड़ा ऐतिहासिक झूठ है। दरअसल जिस किस्म का भारत गॉडसे बनाना चाहता था, उसी किस्म का भारत
गांधी बनाना चाहता था। गॉडसे का गांधी से जो मतभेद था वो सिर्फ इतना सा था कि पाकिस्तान को कुछ चीज़ें क्यों दी जा रही हैं, पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो ये ऐसा मामला था जो गांधी और गॉडसे के बीच में एक दरार पैदा करता था। लेकिन उन गांधी और गॉडसे का ये जो मतभेद था ये बहुत मामूली था, मामूली विषय पर था। और उनकी जो समानता है गांधी और गॉडसे के दृष्टिकोण की, गांधी और गॉडसे के सपने की, वो बहुत बड़ी है। वो दोनों ही भारत पर पूंजीपतियों का राज चाहते थे, दोनों ही मजदूर वर्ग और उसकी अंतर्राष्ट्रीयता के घोर वैरी थे, दोनों पक्के राष्ट्रवादी थे, दोनों पक्के सनातनी हिंदू थे, दोनों भारत पर सनातन हिंदूवाद का आधिपत्य चाहते थे, दोनों भारत को पूंजीपतियों के हाथ में देखना चाहते थे, दोनों भारत में पूंजीपतियों का ट्रस्ट चाहते थे, दोनों भारत के शासक जो है पूंजीपतियों को बनाना चाहते थे, उन्हें ट्रस्टी बनाना चाहते थे। तो ये गांधी और गॉडसे के बीच में एक बड़ी समानता थी जिसमें वे दोनों भारत को एक बूर्जुआ राष्ट्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे। ये बात हमें और अच्छी तरह से समझ आएगी जब हम इन दोनों के बरक्स भगत सिंह के पर्सपेक्टिव को, भगत सिंह के परिप्रेक्ष्य को रखकर देखेंगे। भगत सिंह भारतीय उपमहाद्वीप पर मजदूर किसानों की सरकार चाहता था और भारतीय उपमहाद्वीप को वो एक समाजवादी संघ के रूप में देखना चाहता था, एक समाजवादी संघ में परिणत करना चाहता था, साम्राज्यवाद का विनाश करके। और गांधी और गॉडसे दोनों ही जो 1947 के सांप्रदायिक विभाजन को अंत में मान्यता दे रहे थे, उसे स्वीकृति दे रहे थे, वे सीमा के दोनों तरफ पूंजीपतियों के आधिपत्य वाले, उनके प्रभुत्व वाले दो बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों को देखकर खुश थे, उन्हें स्वीकृति दे रहे थे। उन पर पूंजीपतियों के आधिपत्य से उनका कोई विरोध, कोई वैर नहीं था, बल्कि वे खुश थे उनसे। तो इन दोनों का जो पर्सपेक्टिव था वो एक था और दोनों के दोनों बूर्जुआ राष्ट्र राज्य के बड़े पैरोकार थे। और गांधी की इस राजनीति के चलते ही दक्षिण अफ्रीका में गांधी को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की कृपा से राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी, जिसे आकर बाद में हम देखते हैं कि महात्मा की उपाधि मिली थी, माफ़ कीजिए, महात्मा की उपाधि मिली थी। और उस महात्मा की उपाधि के बाद भारत के पूंजीपतियों ने भारत लौटने पर उसे अपना नेता बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया और उसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो गांधी के जीवन के साथ ये जो तमाम उपाधियां, तमाम उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, उसके जो राजनीतिक जीवन की ये पूरी यात्रा है, जब हम इस यात्रा पर नज़र डालते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं तब हमें एक अलग किस्म का गांधी दिखाई देता है। उस गांधी से बिल्कुल अलग किस्म का गांधी दिखाई देता है जिस गांधी की बात दक्षिणपंथी बूर्जुआ मीडिया गांधी के समर्थक और गांधीवादी करते हैं। उस गांधी से भी हमें अलग गांधी दिखाई देता है जिसकी बात फांसीवादी करते हैं। उस गांधी से भी हमें एक अलग गांधी दिखाई देता है जिसकी बात उदारवादी करते हैं। वास्तव में हमें जो गांधी दिखाई देता है वो पूरी तरह से पतित, रूढ़िवादी, पोंगापंथी, धार्मिक मूलवादी गांधी दिखाई देता है, बनिया गांधी दिखाई देता है। हमें एक झूठा उपदेशक और एक फर्जी नेता गांधी के अंदर दिखाई देता है, जिसने अपने जीवन के 78 वर्ष लगातार शोषक पूंजीपतियों की सेवा करते हुए गुजारे और जिसने मजदूर वर्ग, उसकी अंतर्राष्ट्रीयता को, समाजवाद को, समाजवादी क्रांति को भरसक रोक रखने की और उसे चोट देने की भरपूर कोशिश की। तो एक ऐसे गांधी पर जिसने अपने जीवन भर समाजवादी क्रांति के खिलाफ काम किया, जिसने सर्वहारा वर्ग पर पूंजीपतियों का नियंत्रण बनाए रखने
और उसे पूंजीपतियों के रहमो करम पर बनाए रखने के लिए, उनकी दया दृष्टि पर छोड़े रखने के लिए उसने अपना जीवन दिया। ऐसे गांधी की कड़ी निंदा करते हुए, ऐसे गांधी पर लानत भेजते हुए हम आज के कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं। और सभी साथियों से हम ये कहना चाहते हैं कि गांधीवाद के खिलाफ संघर्ष, अंबेडकरवाद के खिलाफ आप जानते हैं कि वर्कर सोशलिस्ट पार्टी ने जोरदार संघर्ष चलाया। उसी तरह से गांधीवाद के खिलाफ संघर्ष भारत में समाजवाद के लिए संघर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पूंजीवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है गांधीवाद के खिलाफ संघर्ष। गांधीवाद और कुछ नहीं, भारतीय पूंजीवाद है। भारत का गला सड़ा दकियानूस पोंगापंथी पूंजीवाद गांधीवाद के रूप में सबसे बेहतर तरीके से राजनीतिक रूप से परिलक्षित हुआ है, राजनीतिक रूप से उसका प्रतिबिंबन हुआ है। और गांधीवाद में हम भारत के इस गले सड़े, घिनौने और कालातीत पूंजीवाद की सबसे बेहतर झलक जो है देख सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीके से गांधीवाद के आईने में हम भारत के इस गले सड़े पूंजीवाद को, पतित पूंजीवाद को हम समझ सकते हैं। तो गांधी के जन्म दिवस पर बात करते हुए आज हमने गांधी को और गांधीवाद को समझने की कोशिश की। हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से गांधी की ये जो राजनीतिक यात्रा है, जिसे गांधी एक वकील बनने की, एक सफल वकील बनने की असफल प्रयास के साथ, कोशिश के साथ शुरू करता है और उसका अंत पूरी तरह से एक असफल राजनीतिक जीवन में होता है, जिसमें वह उस गड्ढे के अंदर जाकर गिरता है जिसे उसने खोदा था। भारत विभाजन के, भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के जिस प्रोजेक्ट पर गांधी ने मोहर लगाई थी, उस विभाजन के गड्ढे में गिरकर उसका अंत होता है। तो उस गांधी पर लानत भेजते हुए, उसकी कड़ी निंदा करते हुए हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं और आप सभी साथियों से विदा लेते हैं। लाल सलाम साथी।